बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पार्ट 1 में चैप्टर 5 में से जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मेजरमेंट ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का जो टॉपिक है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इससे पहले जे थॉमसन ने EM वैल्यू को डिस्कवर कर लिया था, EM वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया था। इससे पहले जो है वो एक टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ EM वैल्यू। तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू EM वैल्यू को डिस्कवर कर लिया था, डिटरमाइन कर लिया था। EM वैल्यू को जो डिटरमाइन किया था, मालूम किया था, वो थी 1.758 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो ये जो वैल्यू है ये तो एक रेशो है, EM वैल्यू एक रेशो है, तो इससे सिर्फ जो है वो गुजारा नहीं हो रहा था। लिहाजा साइंटिस्ट ने एक अलग से कोशिश शुरू कर दी कि एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज वैल्यू मौजूद है। उसके लिए हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, मिलिकन एंड फ्लेचर। मिलिकन एंड फ्लेचर इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किए और 1909 में जो है वो ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड का नाम दिया जाता है। सो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप से इसको इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि उसने ऑयल के कुछ ड्रॉप्स को यूज़ करते हुए चार्ज को डिटरमिन किया था। तो यहाँ तक थोड़ा सा मैंने एक ग्राउंड सेट की है कि मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से पहले जे थॉमसन ने EM वैल्यू एक रेशो डिटरमिन कर चुके हैं, वो 1.758 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। लेकिन इस रेशो से सिंपली जो है वो गुजारा नहीं हो रहा था, तो साइंटिस्ट ने सिर्फ चार्ज को मालूम करने के लिए, और ख़ास तौर पे कौन से दो नाम हैं, एक नाम है मिलिकन और उसके साथ दूसरा नाम है फ्लेचर। तो इन्होंने 1909 में एक एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया, और लाजमी बात है कि ये एक ही दफ़ा अटैम्प्ट नहीं हुआ, डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट के साथ साथ डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स होते चले गए। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स जो है डेट कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक चैम्बर, नंबर 1 मेटेलिक चैम्बर। सो नंबर 1 मेटेलिक चैम्बर, और इस मेटेलिक चैम्बर में इलेक्ट्रोड्स विच आर मेड अप ऑफ मेटेलिक प्लेट्स। ऑफ कोर्स एक एनोड के तौर पर और एक कैथोड के तौर पर, एनोड एंड कैथोड। एनोड जो है वो परफोरेटेड है, ये याद रहे। यहाँ पे जो लास्ट एक्सपेरिमेंट्स आप पढ़ चुके हैं वहाँ पे शायद ज़रूर आपने किसी एक जगह पे ऐसा पढ़ा होगा कि वहाँ पे परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड नहीं है, यहाँ पे एनोड परफोरेटेड है, उसमें होल्स हैं, ठीक है। तो दो मेटेलिक प्लेट्स, एक मेटेलिक प्लेट जो है वो एनोड का काम कर रही है, एक मेटेलिक प्लेट जो है वो कैथोड का काम कर रही है। ये मेरे पास एक जनरल डायग्राम है। ये मुकम्मल एक मेटेलिक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। इस मेटेलिक बॉक्स में दो प्लेट्स हैं, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। तो अपर प्लेट को आप नाम दें कि ये चार्ज मेटल प्लेट है, डेट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज विच इज़ यूज्ड एज अ एनोड। जो नीचे वाली एक प्लेट है डेट इज़ यूज्ड एज अ कैथोड। और परफोरेटेड एनोड है अपर प्लेट, जो कि एनोड के तौर पर काम कर रही है, उसमें एक छोटा सा टाइनी होल है। नंबर 3 सोर्स ऑफ आयोनाइजेशन।
सोर्स ऑफ आयोनाइजेशन। इस एक्सपेरिमेंट में आयोनाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एक सोर्स इस्तेमाल किया गया और सोर्स ऑफ आयोनाइजेशन है हमारे पास एक्सरेज। ठीक है। नंबर 4, इसके अलावा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की गई ताकि करके बॉक्स के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स को व्यू किया जा सके। और नंबर 5, एटमाइज़र विच इज़ यूज्ड टू स्प्रे फाइन ऑयल ड्रॉप्स। फाइन ऑयल ड्रॉप्स यानी कि बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉप्स को जो है वो बॉक्स के अंदर, मेटालिक बॉक्स के अंदर इस एटमाइज़र की मदद से स्प्रे किया गया। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है जस्ट लाइक अ परफ्यूम बॉटल के जैसे आप उसका जो नोज़ल है वो प्रेस करते हैं तो बहुत ही बारीक फाइन ड्रॉपलेट्स जो है वो स्प्रे आउट होते हैं। तो इसी तरह से एटमाइज़र के थ्रू जो है वो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल को जो है वो हासिल किया गया, जो बिल्कुल बारीक हैं, एटम्स की तरह बिल्कुल टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं। इस वजह से इसको एटमाइज़र से कंपेयर किया जाए। तो ये मुकम्मल एक डायग्राम आपके सामने आ गई है, जनरल डायग्राम एटमाइज़र टू स्प्रे फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल। अपर प्लेट, लोअर प्लेट, अपर प्लेट जो है वो एनोड के तौर पर, और याद रहे कि एनोड में एक टाइनी होल है, परफोरेशन है। लोअर प्लेट मेटालिक प्लेट विच इज़ यूज्ड एज अ कैथोड। एक तरफ हमारे पास सोर्स है फॉर आयोनाइजेशन एक्सरेज, और एक तरफ हमारे पास इन तमाम इवेंट्स को, जो इवेंट्स यहाँ पे अकर होंगे उनको व्यू करने के लिए माइक्रोस्कोप। दो हिस्सों में मैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करूँगा। तो पार्ट 1 या स्टेप 1 वर्किंग। ठीक है जी। तो वर्किंग है 2 स्टेप्स में। सबसे पहले with the help of atomizer, fine droplets of oil are introduced or spray into metallic chamber। मेटालिक चैम्बर में सबसे पहले एटमाइज़र के थ्रू जो है वो बिल्कुल फाइन ड्रॉप्स ऑफ ऑयल वो इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये एटमाइज़र है और इसमें ये ऑयल मौजूद है, लाइक पैराफिन ऑयल। याद रहे कि किस तरह का ऑयल यूज़ किया गया। ऐसा ऑयल मिलिकन और फ्लेचर ने यूज़ किया जिसका वेपर प्रेशर कम है, लिहाजा जैसे ही फाइन ड्रॉपलेट्स ये हमारे पास मौजूद हैं, ये फाइन ड्रॉपलेट्स हैं वो इस मेटालिक प्लेट जो कि एनोड के तौर पे काम कर रही है, इसके टाइनी होल में से गिरेंगे, गुजरते हुए नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है जी। तो पहला स्टेप आपके सामने आ गया। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपलेट्स, विद द हेल्प ऑफ एटमाइज़र, फाइन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो इस मेटालिक चैम्बर में इंट्रोड्यूस किए गए, और लाजमी बात है वो नीचे की तरफ गिरेंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन उससे पहले वो एक टाइनी होल जो कि एनोड के अंदर एक परफोरेशन मौजूद है, उस परफोरेशन में से, उस होल में से गुजर के नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक स्टेप बन गया, फॉल ऑफ ऑयल ड्रॉप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो ये जो ऑयल ड्रॉप है ये नीचे की तरफ गिरेगा। फॉर एग्जांपल ये ऑयल ड्रॉप है जिसको मिलिकन और फ्लेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये ड्रॉप जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, और ये ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो एक ख़ास वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आ रहा है। सो जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी इसके वेट पर। सो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ गिर रहा है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ ड्रॉप। तो वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे v1, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ ड्रॉप। सो वेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा mg। सो m मीन्स वेयर, m मीन्स मैस ऑफ ड्रॉप, v1 जो है वो उसकी वेलोसिटी है, और g जो है वो ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ तक एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे वर्किंग का एक स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने एटमाइज़र से विद द हेल्प ऑफ एटमाइज़र फाइन ड्रॉपलेट्स को जो है वो स्प्रे किया। वो फाइन ड्रॉपलेट्स जो है वो एनोड में मौजूद परफोरेशन से गुजरते हुए नीचे की तरफ गिर रहे हैं, और याद रहे कि नीचे जो मेटालिक प्लेट है डेट इज़ यूज्ड एज अ कैथोड। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में अभी तक देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रहे कि ये जो ऑयल ड्रॉप का नीचे की तरफ गिरना है ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं की, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने इन मेटल के प्लेट्स को आपस में कनेक्ट नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट नहीं की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो वर्किंग होगी कि ये जो एक्सरे सोर्स है, हम इस एक्सरेज को यहाँ से पास करेंगे। सो जैसे ही एक्सरेज को पास करेंगे, दीज एक्सरेज विल आयोनाइज द गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी गैस है, फॉर एग्जांपल एयर। सो ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया एयर मॉलिक्यूल्स। सो हमने नेक्स्ट स्टेप में एक्सरेज को पास किया, और जैसे ही एक्सरेज यहाँ से पास होंगे तो याद रहे कि यहाँ पे ये जो चैम्बर है, मेटालिक चैम्बर, डेट इज़ फिल्ड विद द एयर, डेट इज़ फिल्ड विद अ गैस मॉलिक्यूल्स। हमने बिल्कुल जैसे लास्ट टाइम हमने जो एक्सपेरिमेंट्स स्टडी किए इस चैप्टर के आगाज़ में, वहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर में को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर को रिड्यूस नहीं करेंगे। यहाँ पे एनफ गैस मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ताकर के वो क्या हो जाए, वो आयोनाइज हो जाए जब हम एक्सरेज को पास करेंगे। सो एक्सरेज ही को हम इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि एक्सरेज जो होते हैं दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। एक्सरेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। तो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को पास किया, जिसकी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे, और जब आयोनाइज होंगे तो वो क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। मैं एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ जो आपने बहुत दफ़ा पहले पढ़ी। कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूल्स। जैसे ही हमने एक्सरे को पास किया तो ये एक्सरेज जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स के एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देंगे। तो एयर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो गए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सो दे विल लॉस एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अब क्या मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी। तो जैसे ही एक्सरेज हमने पास किया, एक्सरेज को पास करने से यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो गए। उनकी आयोनाइजेशन से अब इस पूरे चैम्बर के अंदर क्या मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, मैंने इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह से रिजेंबल कर दिया कि जैसे मेटल के स्ट्रक्चर में पूरा एक सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो इसी तरह से इस चैम्बर में अब बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये जो चार्ज, ये जो पार्टिकल है, ये ड्रॉप जो ऑयल ड्रॉप है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो कि नीचे की तरफ गिर रहा था अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसी दौरान हमने एक्सरेज को पास किया। एक्सरेज को पास करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए। तो ये जो ड्रॉप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑयल ड्रॉप के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जैसे ये ऑयल ड्रॉप के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, सो नाउ ऑयल ड्रॉप विल
is called as a charged particle. Electrons attracted by oil drop and now oil drop is a charged particle. अब एक ऑयल ड्रॉप जो है वो मुकम्मल तौर पे क्या बन चुका है, चार्ज पार्टिकल। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने दोबारा बात शुरू की थी कि एक ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन उस दौरान हमें किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं की। उसके बाद हमने एक्सरेज की मदद से अंदर जो एनवायरनमेंट है एयर की उसको आयोनाइज किया, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, इस ड्रॉप ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। नाउ ऑयल ड्रॉप्स दे आर एज अ चार्ज पार्टिकल। एट सेम टाइम अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ई से। ठीक है जी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई इज जनरेटेड, यानी कि जो चार्ज प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, इन दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब जबकि ये जो ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रहा था, अब ये नीचे की तरफ तो पहले गिर रहा था तब जब हमने किसी किस्म के इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट नहीं किया। अब दो चीज़ें हो चुकी हैं, एक तो ये जो ड्रॉप है इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल बन चुका है, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ऑयल ड्रॉप है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अब अट्रैक्ट नहीं करेगा, अब ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है। इस वजह से वो अंडर द ग्रेविटी अब नीचे की तरफ नहीं गिरेगा बल्कि वो अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर देगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है जी। अब ये दोबारा से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहली कंडीशन में ये जो ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप नीचे गिरेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक, उसके बाद हमने इसको चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। इस ऑयल ड्रॉप ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, हमने दोनों मेटल प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया है जिसकी वजह से ये जो ऑयल ड्रॉप है ये अब ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। अब ये चार्ज पार्टिकल है। ओके, उसके बाद ये जो मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, V2 से, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E, क्योंकि अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो मैं लिखूंगा -mg, -mg। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2। सो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है जी। सो ऑयल ड्रॉप पहले ग्रेविटी के फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा था, लेकिन जब आयोनाइजेशन के बाद ऑयल ड्रॉप जब वो चार्ज पार्टिकल बन गया, हमने इन दोनों प्लेट्स को इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से जो ऑयल ड्रॉप था, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, लिहाजा वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा क्योंकि नेगेटिव प्लेट है, रिपल्शन कॉज होगी, लिहाजा ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर देगा। वो जो अपवर्ड मूवमेंट है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, V2, वेलोसिटी 2, अपवर्ड मूवमेंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E minus mg
क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल है, और कैपिटल ई हमने रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। ठीक है जी। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 1/2, सो ये हमारे पास आ जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट ऐड होगा K/K mg डॉट, तो जो चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं वो K हमारे पास V1/V2 mg ओवर E माइनस mg, तो ये एक हमारे पास रिलेशन आ गया। तो मिलिकन और फ्लेचर ने जो वेलोसिटीज़ है, जो मैस है, ग्रेविटेशनल पुल है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इन तमाम वैल्यू से चार्ज कैलकुलेट कर लिया। और जो चार्ज कैलकुलेट किया था वो वैल्यू थी 1.58 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 1.58 10⁻⁻19 कोलम। लेकिन जो अब हम वैल्यू पढ़ते हैं यानी कि मोस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू वो 1.60 10⁻⁻19 कोलम है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैंने आपको बतानी है कि जब ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो क्या ये बिल्कुल जो है वो एनोड तक पहुँच गया, क्या ये होल तक पहुँच गया, उसने होल को क्रॉस कर लिया? ऐसा नहीं है। जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था मिलिकन की तरफ से, तो ये याद रहे कि ये जो वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड किया था ये एडजस्टेबल वोल्टेज था। ठीक है, मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिख देता हूँ कि ये वोल्टेज एडजस्टेबल वोल्टेज था, एडजस्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड किया। क्यों प्रोवाइड किया एडजस्टेबल? ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो कि बुक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी अब अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो इस अपवर्ड मूवमेंट को करते हुए चार्ज पार्टिकल्स को स्टैटिक किया गया। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल है, अब ये यहाँ पे स्टैटिक हो जाएगा। कब स्टैटिक हो जाएगा? जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। कौन सी दो फोर्सेस? भाई दो फोर्सेस, एक फोर्स है फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और एक फोर्सेस वो है जो इस चार्ज पार्टिकल पे अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है। इन दोनों फोर्सेस को मिलिकन ने एडजस्ट किया यानी कि इक्वल किया, ता करके जो भी ऑयल ड्रॉप है वो बिल्कुल क्या हो जाए, स्टैटिक हो जाए। फिर उसके बाद जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं, मैस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू है, इन तमाम वैल्यूज़ की मदद से जो है वो मिलिकन ने जो मिनिमम वैल्यू है चार्ज की वो डिटरमिन की 1.58 10⁻⁻19 कूलम। तो याद रहे कि ये मिनिमम वैल्यू है। दोबारा सुन लें कि ये दोनों फोर्सेस को इस एक्सपेरिमेंट में बराबर किया गया, इक्वल किया गया, ता करके जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो जाए, स्टैटिक हो जाए। स्टैटिक तभी होगा जब ग्रेविटी की फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो गया, वो फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी तो जो चार्ज पार्टिकल है वो स्टैटिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे जो है वो बिल्कुल इक्वल करनी है ग्रेविटी की जो फोर्स है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, लिहाजा जो चार्ज प्लेट के साथ वोल्टेज मीटर अप्लाई किया गया है, एक नॉब यानी कि अप्लाई की गई है ताकि के उस वोल्टेज को कम और ज़्यादा किया जा सके, ताकि के वो वोल्टेज
जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रही है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रही है ग्रेविटी की फोर्स, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं। इन इक्वल फोर्सेस के स्टडी करते हुए फिर मिलिकन ने जो है वो हर ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज की वैल्यू को स्टडी किया। याद रहे यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर आपके जो है वो माइंड में आएगा कि क्या इस ऑयल ड्रॉप ने क्या एक इलेक्ट्रॉन ही गेन किया? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि किसी ऑयल ड्रॉप ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हो सकता है किसी ऑयल ड्रॉप ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हो, लेकिन हर ड्रॉप के ऊपर जो है वो इसी तरह से दोनों फोर्सेस को इक्वल करके जब मिलिकन ने हर चार्ज को जो है वो स्टडी किया, ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ कि उसने एक ड्रॉप जिसका मैस फॉर एग्जांपल 1.58, ये मैं मैस इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। एक ड्रॉप जिसका मैस हो सकता है 1.18 हो, किसी का मैस 2.28, तो ये डिफरेंट मैस है। अब डिफरेंट मैस है, ठीक है, तो इनको एडजस्ट करने के लिए, एडजस्ट करने से मुराद कि जब ये डिफरेंट मैस डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहे होंगे, फिर उसके बाद वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव भी करेंगे, तो लाजिम बात है जब हमने ग्रेविटी की फ़ोर्स को और इलेक्ट्रिसिटी की फ़ोर्स को इक्वल करना है, इस वजह से हो सकता है कि इसमें चार्ज की वैल्यू इस्तेमाल हो, यानी कि वोल्टेज, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप चार्ज से मतलब ये अभी समझें कि वोल्टेज, कि कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे कि जनाब इस ड्रॉप के मैस, ये सेकंड जो ड्रॉप है और ये जो थर्ड ड्रॉप है, इसमें फोर्सेस इक्वल हो जाएं। तो फॉर एग्जांपल वोल्टेज इस्तेमाल हो गई 4.28, यहाँ पे वोल्टेज इस्तेमाल हो गई 3.28, यहाँ पे वोल्टेज इस्तेमाल हो गई 5.16। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पे डिफरेंट ड्रॉप्स हैं। हो सकता है कि उन डिफरेंट ड्रॉप्स का डिफरेंट मैस हो, डेफिनेटली डिफरेंट मैस है, और उन्होंने डिफरेंट नंबर्स में इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो उनके मैस के अकॉर्डिंगली और उनके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट ने क्या किया था, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स को और अपवर्ड फोर्स को इक्वल किया था, ताकर के वो जो भी ड्रॉप है उसका जितना भी मैस है, उसने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं उसके मुताबिक वो क्या हो जाए, स्टैटिक हो जाए। स्टैटिक तभी होगा जब डिफरेंट किस्म की वोल्टेज इस्तेमाल होगी, क्योंकि हो सकता है कि उसने डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। इस वजह से हर ड्रॉप को स्टैटिक करने के लिए वोल्टेज की अमाउंट डिफरेंट होगी, लेकिन जो चार्ज उसने डिटरमिन किया, जो चार्ज उसने डिटरमिन किया, फॉर एग्जांपल जो पहला ड्रॉप था उसका जो मैस है, फॉर एग्जांपल वो आ गया जनाब 160, जो कि वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 है, -19, उसी के अकॉर्डिंगली मैं चार्ज लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल पहले ड्रॉप का मैस चार्ज आया 160, उसके बाद दूसरा जो ड्रॉप है उसका चार्ज डिटरमिन हुआ 320, जो तीसरा ड्रॉप है उसका मैस डिटरमिन हुआ 480 के करीब, 480। तो ये तमाम चार्जेस हैं, ये तमाम चार्जेस को जब उसने जो है डिटरमिन किया विद डिफरेंट ड्रॉप्स, विद हैविंग डिफरेंट मैसेज एंड विद द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट वोल्टेज, जब डिफरेंट वोल्टेज प्रोवाइड की, और वो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि डिफरेंट जब वोल्टेज अप्लाई की तो उसका मकसद यही था कि जो भी ड्रॉप है वो स्टैटिक हो जाए, यानी कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाए, ठीक है। यहाँ पे यानी कि वो टग ऑफ वॉर वाला सिलसिला है कि दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस अप्लाई करनी है ताकर के जो भी ड्रॉप है वो स्टैटिक हो जाए, और स्टैटिक तभी होगा जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट की जो फोर्स है वो बैलेंस होगी, और इलेक्ट्रिक करंट को हम एडजस्ट करेंगे ताकर के ग्रेविटी के इक्वल वो हो जाए। लिहाजा फॉर एग्जांपल ये ड्रॉप 1 था जिस पे डिफरेंट मैस है, जिसको बैलेंस करने के लिए डिफरेंट वोल्टेज इस्तेमाल किया गया, डिफरेंट मैस है ड्रॉप 2 में, डिफरेंट मैस है ड्रॉप 3 में, लेकिन हर
मैथ्स में हर ड्रॉप में जब चार्ज की वैल्यू स्टडी की गई, तो फॉर एग्जांपल एक दफ़ा चार्ज उसने स्टडी किया 160, सेकंड चार्ज उसने स्टडी किया 320, तीसरी दफ़ा चार्ज जब स्टडी किया किसी और ड्रॉप पे तो वो मैथ चार्ज आया 480। तो ये तमाम चार्जेस को अगर आप गौर से देखें तो ये तमाम चार्जेस क्या थे, ये 160 का मल्टीपल्स हैं। ये 320 160 का मल्टीपल है, 480 भी 160 का मल्टीपल है। यानी कि यहाँ पे यही कॉन्सेप्चुअल बात थी जिस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए कि जो डिफरेंट चार्जेस उसने ऑब्टेन किए, डिटरमिन किए, वो जो है वो 160 यानी कि जो मिनिमम वैल्यू आई उसका मल्टीपल थे। इस वजह से फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमारे पास है 1.58 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मिनिमम वैल्यू है चार्ज की। और जो आज हमारे पास एक्सेप्टेबल वैल्यू है दैट इज़ 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बहुत क्लोज वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो भी इस वक्त हम एक्सेप्टेड वैल्यू स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। मैंने आपको जो है वो उसके ऑपरेटर्स के बारे में इंडिकेट कर दिया, उसमें वर्किंग दोबारा से थोड़ा सा इन शॉर्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले जो है वो विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं की। एक ड्रॉप जो है वो नीचे की तरफ गिरता है, नीचे जो प्लेट मौजूद है मेटेलिक प्लेट वो कैथोड के तौर पे काम कर रही है, और जो ऊपर मेटेलिक प्लेट मौजूद है वो एनोड के तौर पे काम कर रही है। उसमें एक छोटा सा होल है, परफोरेशन है, लेकिन एक जो ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रहा है उसको हमने इंडिकेट किया कि वो ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। उसमें किसी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी प्रोवाइड नहीं किया। उस तो ये इसको हमने नाम दिया V1 का, इक्वेशन 1 का, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गिर रहा था ड्रॉप। उसके बाद हमने फिर आयोनाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया। उस आयोनाइजेशन की वजह से वहाँ पे मेटेलिक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑयल ड्रॉप्स ने गेन किया। ऑयल ड्रॉप्स नाउ दे आर चार्ज पार्टिकल्स, और वो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उन ड्रॉप्स ने, और फिर याद रहे कि हमने मेटेलिक प्लेट्स की मदद से पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्वेशन 2 जनरेट हुई, एक V2, उसको हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप, एंड दैट इज़ माइनस भी हमने किया -mg ड्यू टू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि ड्रॉप जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल मूव किया। और जो भी गिवन पैरामीटर्स हैं इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, उनकी मदद से मिनिमम चार्ज जो है वो कैलकुलेट किया। मिनिमम चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जो है वो ऑयल्स के ड्रॉप्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके डिफरेंट मैस होंगे, लेकिन हर टाइम हर दफ़ा जो है वो जो भी ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स जो है वो मिलकर ने बैलेंस की, ताकर के जो ऑयल ड्रॉप है वो स्टेशनरी हो जाए, वो स्टक हो जाए, ताकर के उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू को मेजर किया जा सके। याद रहे जो डाउनवर्ड फोर्स है वो मैस के ऊपर डिपेंड करती है, मैस ऑफ ड्रॉप के ऊपर, और जो अपवर्ड फोर्स है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमने जनरेट की, वो डिपेंड करती है वोल्टेज के ऊपर। इन दोनों को इक्वल करना है, जिसकी वजह से जो भी ऑयल ड्रॉप होगा उसका जो भी मैस होगा उसको इक्वल करने के लिए लाजमी बात है हमें डिफरेंट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से वोल्टेज जो है वो एडजस्टेबल है, लेकिन हर दफ़ा जो चार्ज की वैल्यू ऑब्टेन की मिलिकन ने वो 160 का मल्टीपल है, लाइक दिस कि फर्स्ट चार्ज 160, उसका मल्टीपल 320, फिर उसका मल्टीपल 480, यानी कि
एवरी टाइम मिलिकन जो एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म कर रहा था उसने चार्ज की जो वैल्यू ऑब्टेन की वो मल्टीपल जो है वो ऑब्टेन हुई, डिटरमिन हुई, विच इज़ नाउ मिनिमम वैल्यू 1.58 इंटू 10⁻⁻19 और जो अब विच इज़ वेरी क्लोज टू द एक्सेप्टेड वैल्यू, और जो आज हम एक्सेप्टेड वैल्यू इस्तेमाल करते हैं वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है जी, यही है चार्ज। और उसके बाद जो है वो इसी EM से, और जो EM हमने पहले यहीं से डिस्कस किया कि EM वैल्यू आ चुकी है, चार्ज की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो इस EM वैल्यू से और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से हमने कैलकुलेट कर लिया मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है जी, मैस विच इज़ इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो ये है तमाम जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन वर्किंग विच इज़ परफॉर्म बाय मिलिकन एंड फ्लेचर। होपफुली ये तमाम चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।